सबसे पहले आपका आपने कहना है कि वार्फरिन विटामिन के को इनहिबिट करती है। और विटामिन के पता है क्या काम क्या करता होता है? विटामिन के आपके क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है 2, 7, 9 और 10। ये क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है 2, 7, 9 और 10। ये क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है विटामिन के। ठीक हो गया। अब विटामिन कैसे बनाता है? आपके लीवर का ये जो लीवर साहब है ना, लीवर शरीफ साहब, लीवर साहब से आपके अंदर यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम होता है इसका? एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। ये जनाब एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम पता काम क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस्ड विटामिन के अंदर चेंज करता है। ये करता है एक तरह का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को किसके अंदर चेंज करता है? आपकी रिड्यूस फॉर्म के अंदर। अब ये जो रिड्यूस फॉर्म है ना, ये वाली जो रिड्यूस फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म आपके विटामिन के को एक्टिव करती है। मेरी बात को गौर समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या समझना है? आपने ये कहना है कि आपके लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम होता है एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। ये जो एप ऑक्साइड रिडक्टेज एंजाइम होता है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस्ड विटामिन के अंदर चेंज करता है। और ये जो रिड्यूस्ड विटामिन के होता है ना, जो रिड्यूस्ड विटामिन के होता है, ये जनाब आपका एक तरह का एक्टिव विटामिन के है। अब ये जो एक्टिव विटामिन के है, ये पता क्या काम क्या करता होता है? ये आपके क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 बनाता है। कौन सा बनाता है? 2, 7, 9 और 10 बनाता है। अब देखो, जस्ट इमेजिन करो, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज करो जो के, और इसके साथ पता क्या करता है? जो कि प्रोटीन सी और एस भी बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन सी और एस भी बनाता होता है ये। अब देखें, आप एक ऐसी मेडिसिन यूज करो जो कि बच्चों आपका एक तरह का एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे। अब मुझे आपने बताना है, जब एपोक्साइड रिडक्टेज हो जाएगा तो क्या ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिड्यूस विटामिन के अंदर चेंज होगा? अब अगली मुझे ये बात बताइएगा कि आपका ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिड्यूस विटामिन के अंदर चेंज होगा? ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिड्यूस्ड विटामिन के अंदर चेंज नहीं होगा। जब ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिड्यूस्ड विटामिन के अंदर चेंज नहीं होगा, तो क्या आपका ये जो आपके फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और उसके बाद प्रोटीन सी और एस मान रहे थे, अब ये बनेंगे? जल्दी करो, टाइम नहीं है यार हमारे पास। अब बताओ कि ये बनेंगे एक तरह के? बच्चों ये नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत मजे की बात है, वो पता क्या है? मजे की बात ये है कि आपका जो वारफरिन साहब है ना, ये एक लॉन्गर हाफ लाइफ है। यानी कि ये शॉर्ट एक्टिंग नहीं है, ये लॉन्ग है। ये बहुत लंबा टाइम लेती है एक्ट करने में। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब कि ये क्लॉटिंग करवाते हैं। ये क्लॉटिंग करवाते हैं। प्रोटीन सी और एस, ये क्या है? ये क्लॉटिंग को इनहिबिट करते हैं। ये इनहिबिट करते हैं, ये क्लॉटिंग को कम करते हैं। बात को गौर करना, ये क्लॉटिंग को क्या करते हैं? एक तरह का कम करते हैं। अब बच्चों, फॉर एग्जांपल, जो आपका वारफरिन होता है ना, वारफरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये सबसे पहले आपके प्रोटीन सी और एस को इनहिबिट करती है। ये क्या काम करती है? प्रोटीन सी और एस को इनहिबिट करती है। तो बच्चों, जब प्रोटीन सी और एस जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, जब प्रोटीन सी और एस जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। अब मुझे आपने बताना है कि इन दोनों का काम था कि क्लॉटिंग ना करना। क्या अब आपकी क्लॉटिंग होगी या नहीं होगी? अब ये बताएं। जब प्रोटीन सी और एस जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा तो क्लॉटिंग होगी ना। तो इसकी वजह से पहले क्या होगी? एक तरह की क्लॉटिंग होगी। क्योंकि एक तरह की क्लॉटिंग होगी। ठीक हो गया। मतलब कि अगर किसी बंदे को हम वारफरिन दे ना, उस बंदे के अंदर पहले क्लॉटिंग होती है, उसके बाद जाके आपकी ब्लीडिंग होगी। अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, एसीएस का, या फिर एक तरह का कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, हम उसके अंदर एक तरह का वारफिन पहले दे दें, तो उसको क्या हम ठीक करेंगे या ऊपर पहुंचाएंगे? उसका सफर हम आसान करेंगे, उसको हम ऊपर पहुंचाएंगे। तो इस वजह से आपने कहना है कि ऐसी कंडीशन के अंदर हमने नहीं देनी। ठीक हो गया। उसके बाद वारफरिन साहब जो है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि ये क्या काम करती है? आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। एक और बात बच्चों, वारफरिन जो है, ये कौन से क्लोटिंग फैक्टर को लेती है? आपके मेनली ये जनाब आपके 7, 9, 10 जो होते हैं, इनको लेती है। ठीक हो गया। अब देखें, जो फैक्टर नंबर है ना, मतलब कि आपने जो देखना है, हाँ ये ट्रेटोजेनिक होती है बिल्कुल। आपने क्या देखना होता है? आपको ये पता चल गया कि हाँ जी जनाब, आपका एक तरह का ये सारा हिसाब है। इसके अंदर जो जब हम ये इसको देखते हैं, वारफरिन को देखने के साथ साथ आपने ये एक चीज ये देखनी होती है कि आपने इसके अंदर पीटी को देखना होता है। ये आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेनली इन्वॉल्व करती है। किसको मेनली इन्वॉल्व करती है? आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे को। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेनली इन्वॉल्व करती है। इसकी वजह से जो पीटी होता है वो डीअरेंज हो सकता
है। इसकी वजह से जो पीटी होता है वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो इफेक्ट होगा। और इसके अंदर हम एक दो और चीजें, लेबोरेटरी ऐसे हैव इफेक्ट ऑन एक्सट्रिंसिक पाथवे, किसके ऊपर? आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर जाती है। आगे देख लो बच्चों, देखें क्लिनिकल यूज की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक तरह के एडवर्स इफेक्ट की, कि यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर की बातें जो है वो तकरीबन हमने सारी कर ली हैं। यहाँ जी जनाब होता क्या है, ठीक हो गया। देखें बच्चों, एडवर्स इफेक्ट की तरफ आते हैं। देखें, अगर आप विटामिन के आपका ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा? सॉरी, वार्फरिन आप ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा? प्रोटीन सीआरएस ब्लॉक होगी। जब प्रोटीन सीआरएस ब्लॉक होगी तो क्या होगा? आपकी क्लॉटिंग होगी। तो क्लॉटिंग होने की वजह से बच्चों जो स्किन होती है ना, स्किन के ऊपर पहले ही बहुत एक तरह की थिन वेसल्स होती हैं। उनके ऊपर सप्लाई जो होती है वो बिल्कुल एक तरह की बिल्कुल एक तरह की फाइन सी होती है, थिन वेसल्स की वजह से। अब जब वहां पर क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, इस वजह से वारफरिन की वजह से स्किन नेक्रोसिस होती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्किन नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? आपने कहना है वारफरिन। टेरेटोजेनिक कौन सी ड्रग है? आपने कहना है वारफरिन। वारफरिन आपकी ब्लीडिंग करवाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? initial risk of hypercoagulation, protein C has a short half-life than the 10 and 2 factors। ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा एग्जिस्ट आ रही है कि यार प्रोटीन सी जो होगी वो ज्यादा इफेक्ट कर 2 and 10 प्रोडक्शन। आगे आगे देखिए, हाइपर कॉगुलेबल स्टेट क्या करेगी? स्किन टिश्यू नेक्रोसिस करवाएगी। विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लार्ज डोजेस बिलीव टू डू स्मॉल वेसल माइक्रोथ्रम्बाई। तो हमने ये बात की थी क्योंकि छोटी वेसल्स होती है वहां पर इशू बनता होता है, ठीक है। ये क्या देंगे? एंटीडोट क्या है? विटामिन के। वार्फिन की विटामिन के, ठीक है, फ्रोजन प्लाज्मा, अगर आप बहुत जल्दी चाह रहे हो, ठीक हो गया। अब बच्चों एक और चीज होती है यहाँ पर, एक थोड़ी सी बात को समझना है, थोड़ा सा गौर करना है। कभी कभी ना ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमने पेशेंट के अंदर वारफिन को यूज करवाना होता है। अब हमारी मजबूरी है कि हमने वारफिन को यूज करवाना है। अब वो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी मजबूरी होती है कि हमने वारफिन को यूज करवाना है? जैसा कि फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करें कि अगर कोई डीबीटी का पेशेंट है, उसके अंदर भी हमारी मजबूरी होती है कि हमने वारफिन को यूज करवाना होता है। उसके बाद अगर कोई एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट आ जाता है ना, उस ना कर दे, ठीक हो गया। अब देखें कि एक तरह का, जब भी आप वारफरिन को यूज करना है ना, वारफरिन को यूज करना है, तो उससे पहले आप हेपरिन यूज करते हो। अब इसका मकसद क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि वारफरिन की वजह से भी जो क्लॉटिंग हो रही है, जब आप हेपरिन यूज करोगे तो ये हेपरिन जो होगी वो वारफरिन की वजह से जो क्लॉटिंग हो रही है उसको इनहिबिट कर देगी, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप हेपरिन को बंद कर दोगे, अब उतनी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? ओके। अब देखें, अब देखें कि अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को वारफरिन दोगे, तो वारफरिन की वजह से क्या होता है? वारफरिन की वजह से आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर क्लॉटिंग होती है। अब जो स्टार्टिंग के अंदर क्लॉटिंग हो रही है, हमने इससे भी तो बचाना ना पेशेंट को। इस वजह से हम स्टार्टिंग के अंदर पेशेंट के अंदर हेपरिन दे देते हैं। अब ये हेपरिन जब हम स्टार्ट करते हैं वारफरिन के साथ,
इसको हम कहते हैं हेपरिन ब्रिजिंग। क्या कहते हैं? एक तरह का हेपरिन ब्रिजिंग। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हेपरिन ब्रिजिंग का क्या मतलब, आपने कहना कि जब हम वार्फरिन देते हैं ना किसी पेशेंट को, तो स्टार्ट के अंदर क्लॉटिंग होने के खतरा होता है, इस वजह से हम हेपरिन दे देते हैं ताकि क्लॉटिंग ना हो, ये इफेक्ट करे। और बाद में जाके तो हेपरिन वार्फरिन जो होता है वो बाद में क्या करता है, वो वैसे ही क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है। तो फिर वो अपना प्रॉपर जो मैकेनिज्म होगा जिसका हमें फायदा हो वो हम करवाते हैं इससे। अब देखें यही बात लिखी होगी यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या देखें बच्चों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जनाब आपका हेपरिन ब्रिजिंग, हेपरिन फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग वार्फरिन। ठीक हो गया। हेपरिन एक्टिवेशन ऑफ एंटी थ्रम्बन एनेबल एंटीकोagulation ड्यूरिंग इनिशियल, ओके, ट्रांजिएंट हाइपरकोagulable स्टेट कॉज्ड बाय हेपरिन, यानी कि वार्फरिन। इस वजह से इनिशियल हेपरिन थेरेपी रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिकरेंट वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, स्किन नेक्रोसिस, मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450, इसके अंदर यूज होता है। कोई बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो, सारी वही बातें यार, और कोई चीज नहीं लिखी हुई। बाकी आपने यूज किसके अंदर करना है, डीवीटी के अंदर करना है, उसके बाद जनाब एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर करना होता है, उसके बाद जनाब आपने एक तरह का मतलब कि स्ट्रोक के जो पेशेंट उससे बचाने के लिए करना, ये चीजें होती हैं जिसके अंदर हम यूज करते होते हैं। यहाँ